नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 15 सितंबर 2025 की कुछ अहम खबरों और घटनाक्रमों पर गहराई से नजर डालेंगे, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के नजरिए से। और ये ध्यान रहे कि ये इस तारीख की खबरों का पहला भाग है। हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो आज वो एक रिवीजन जैसा भी हो सकता है। आज का दायरा वैसे काफी बड़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था। हाँ, भू विरासत स्थल और सरकारी योजनाएं भी, सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और विश्लेषण निकालें जो परीक्षा की तैयारी में काम आ सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं इन विषयों को। पहली खबर है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी एनबीआरआई से जुड़ी हुई। सुनने में आया है कि संस्थान ने यूज़टोमा फूल, जो मेक्सिको और अमेरिका का मूल निवासी है, उसे लखनऊ के बाद अब ओडिशा में भी सफलतापूर्वक उगा लिया है। ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन क्या ये संस्थान की क्षमता के बारे में कुछ खास बताता है? हाँ बिल्कुल, ये एनबीआरआई की जो वैज्ञानिक क्षमता है उसका एक अच्छा उदाहरण है। देखिए, ये जानना जरूरी है कि एनबीआरआई वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर सीएसआईआर, हाँ। जी, सीएसआईआर के प्रमुख संस्थानों में से एक है और लखनऊ में स्थित है। और ये सिर्फ फूल उगाने तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुविषयक पादप अनुसंधान केंद्र है। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। पहले ये उत्तर प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान था, एनबीजी कहते थे। अच्छा। फिर 1953 में इसे सीएसआईआर ने अपने अधीन लिया और 1978 में इसका नाम बदलकर एनबीआरआई कर दिया गया, ताकि इसके जो बढ़ते शोध कार्य थे, खासकर अनुप्रयुक्त शोध, वो सही से सामने आ सके। अच्छा, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, खासकर अगर हम यूपीएससी सिलेबस के लिहाज से देखें? इसके उद्देश्य काफी व्यापक हैं और राष्ट्रीय महत्व के भी। पहला तो भारत की जो विशाल पादप विविधता है, उस पर बुनियादी और व्यावहारिक दोनों तरह का शोध करना। दूसरा, व्यावसायिक रूप से जो महत्वपूर्ण पौधे हैं या माइक्रोबियल स्रोत है, उनके लिए नई तकनीक विकसित करना। तीसरा, देश विदेश के पौधों का जर्म प्लाज्म बैंक बनाना। इसमें दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं और ये जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा, पौधों और सूक्ष्म जीव संसाधनों पर जो वैज्ञानिक जानकारी है, उसे लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रसार करना। इन कामों के लिए संस्थान में 7 अलग-अलग रिसर्च डिवीजन है, बेहतरीन प्रयोगशालाएं हैं और एक बड़ा वनस्पति उद्यान भी है, करीब 25 हेक्टेयर का, जिसमें लगभग 5000 प्रजातियां हैं। 5000? जी, और एक हर्बेरियम है जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा पौधों के नमूने हैं। फील्ड रिसर्च के लिए बंथरा में 2 स्टेशन भी हैं। तो मतलब ये संस्थान सिर्फ रिसर्च ही नहीं करता, बल्कि जैव विविधता संरक्षण और उसके सतत उपयोग में भी इसकी एक बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से। एनबीआरआई को देखें, जैव प्रौद्योगिकी में, हर्बल उत्पाद बनाने में और डेटाबेस तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल है। इसे जैव विविधता पर कन्वेंशन, सीबीडी, पारंपरिक ज्ञान, टीके और बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी एक महत्वपूर्ण केंद्र मानती हैं। अच्छा। और ये भारत की वनस्पतियों के लिए जो राष्ट्रीय भंडार है, उनमें से भी एक है। तो संक्षेप में कहें तो पादप विज्ञान के क्षेत्र में ये भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। एक छोटी सी बात जो स्रोत सामग्री में नजर आई, मुख्य टेक्स्ट में एनबीआरआई को सीएसआईआर के तहत बताया गया है, पर एफएक्यू सेक्शन में कहीं आईसीआर का जिक्र है। हाँ, ये कभी कभी हो जाता है। तो हम मुख्य टेक्स्ट को ही ज्यादा प्रामाणिक मानेंगे, यानी सीएसआईआर वाला तथ्य? हाँ, आमतौर पर मुख्य टेक्स्ट को ही प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। खबर है स्टार मिसाइल के बारे में। हाँ, स्टार मिसाइल। बताया जा रहा है कि इसके आने से मिसाइल ट्रेनिंग के लिए जो महंगे विदेशी टारगेट सिस्टम थे, हाँ, उन पर भारत की निर्भरता अब खत्म हो गई है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से तो काफी बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार का मतलब है सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल। अच्छा। और इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से ही विकसित किया है। अच्छा। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टार कोई हमला करने वाली मिसाइल नहीं है। अच्छा, ये लड़ाई वाली मिसाइल नहीं है। नहीं, इसका काम है दुश्मन के जो तेज रफ्तार हवाई खतरे होते हैं ना, जैसे आजकल की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें हैं या क्रूज मिसाइलें हैं, उनकी नकल करना
ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक हाई स्पीड प्रैक्टिस टारगेट है। समझ गया। तो हमारी सेना इस पे अभ्यास करती है। जी हाँ, बिल्कुल। वायुसेना, नौसेना, थल सेना सब अपने हथियार प्रणालियों से इस पर निशाना साधने का अभ्यास कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में। तो ये ट्रेनिंग को ज्यादा यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक बनाने में मदद करता है। या क्या इसके अलग अलग संस्करण भी हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य संस्करण विकसित किए जा रहे हैं। एक है एयर लॉन्च्ड स्टार, जिसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। अच्छा, हवा से। हाँ, ये हवा से हवा या हवा से जमीन पर हमलों का अभ्यास करने के लिए उपयोगी है। और दूसरा है ग्राउंड लॉन्च्ड स्टार। ये ट्रक पर लगा होता है, मोबाइल होता है। कहीं भी ले जा सकते। जी, इसे तटीय इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे नौसेना और सेना के लिए अभ्यास करना आसान हो जाता है। इसकी तकनीकी खासियतें क्या हैं जो इसे इतना प्रभावी बनाती हैं? स्रोत में तो गति, ऊंचाई, रेंज जैसे कई आंकड़े दिए हैं। हाँ, इसकी तकनीकी विशेषताएं ही इसे खास बनाती हैं। इसमें 2 चरणीय प्रणोदन प्रणाली है। पहले एक सॉलिड बूस्टर रॉकेट है जो इसे तेजी से हवा में उठाता है, और फिर एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन, जिसे LFRJ कहते हैं। ये एक तरह का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो हवा से ऑक्सीजन लेता है, और इसी वजह से ये लंबे समय तक सुपरसोनिक गति बनाए रख सकता है। अच्छा, रैमजेट इंजन। जी, इसकी अधिकतम गति मैक 1.8 से 2.5 है, मतलब ध्वनि की गति से लगभग 2.5 गुना तेज। ये आजकल की मिसाइलों की गति से मेल खाती है। और ऊंचाई? ये 100 मीटर जितनी कम ऊंचाई से लेकर 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकती है। ऑपरेशनल रेंज 55 से 175 किलोमीटर है, और ये 50 से 200 सेकंड तक हवा में रह सकती है। और ये दिशा भी बदल सकती है, लिखा है जिगजैग मूवमेंट। हाँ, सबसे खास बात यही है, ये हवा में तेजी से अपनी दिशा बदल सकती है, जिससे हमारी रक्षा प्रणालियों के लिए इसे ट्रैक करना एक चुनौती बनता है, बिल्कुल असली खतरे की तरह। और मिशन के बाद इसे पैराशूट से सुरक्षित उतारा जा सकता है, या जरूरत पड़ने पर हवा में ही नष्ट भी किया जा सकता है। तो इसका सीधा मतलब है कि अब हमारी सेनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से और शायद कम खर्चे में अभ्यास कर पाएंगे। बिल्कुल सही। महंगी असली मिसाइलों को अभ्यास में इस्तेमाल करने के बजाय स्टार का इस्तेमाल करके बहुत कम लागत पर बार-बार अभ्यास किया जा सकता है। इससे न केवल पैसा बचता है, बल्कि हमारी सेनाओं की जो तैयारी है उसका स्तर भी बढ़ता है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षा के बाद अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में मिजोरम की पहली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बैराबी साइरांग परियोजना का उद्घाटन किया है। ये तो मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। हाँ, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, खासकर पूर्वोत्तर भारत के लिए। इस लाइन के चालू होने से मिजोरम की राजधानी आइजोल, साइरांग उसके बहुत करीब है। हाँ, करीब 20 किलोमीटर दूर। जी, तो आइजोल अब गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन गया है। ये सिर्फ मिजोरम के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के बेहतर एकीकरण और आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। कनेक्टिविटी, जैसा हम जानते हैं, पूर्वोत्तर के विकास की कुंजी है। स्रोत बताते हैं कि लाइन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके से गुजरती है। इसमें सुरंगें और पुल भी काफी हैं। हाँ, इंजीनियरिंग के लिहाज से ये बहुत जटिल परियोजना थी। लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 48 सुरंगें हैं। कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर सुरंग। जी, और 142 पुल हैं, जिनमें 55 बड़े और 87 छोटे पुल शामिल हैं। और एक पुल नंबर 196, वो तो 104 मीटर ऊंचा है। दिल्ली का कुतुब मीनार जो 73 मीटर ऊंचा है, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा। बाप रे, 104 मीटर! जी, ये भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। ये दिखाता है कि इस मुश्किल इलाके में रेल लाइन बिछाने में किस स्तर की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। और इस लाइन पर ट्रेनों की गति और परियोजना की लागत के बारे में क्या जानकारी है? यात्री ट्रेनें इस लाइन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, और इस पूरी परियोजना की लागत 8,070 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। तो कुल मिलाकर ये पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिल्कुल। चलिए अब कृषि क्षेत्र का रुख करते हैं। कृषि मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है।
एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मॉनसून के पूर्वानुमान एसएमएस के जरिए लगभग 3.8 करोड़ किसानों तक पहुंचाए गए हैं, वो भी एम किसान पोर्टल के माध्यम से। तकनीक का जमीनी स्तर पर ऐसा उपयोग ये तो काफी रोचक है। ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान सीधे किसानों तक पहुंचाए गए हैं। इसमें गूगल के न्यूरल जीसीएम और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट्स, जो ECMWF है, के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं, AIFS, उन जैसे ओपन एक्सेस एआई मॉडलों का इस्तेमाल किया गया। और इन मॉडलों की सटीकता का प्रमाण ये है कि इन्होंने मॉनसून की प्रगति में जो 20 दिनों का ठहराव आया था, एक पॉज आया था, वो रुकावट, उसकी सही भविष्यवाणी की थी। सरकार ने फिर किसानों को साप्ताहिक अपडेट भेजे जब तक कि उनके इलाके में नियमित बारिश शुरू नहीं हो गई। और इसमें एम किसान पोर्टल की क्या भूमिका रही? एम किसान पोर्टल इस पूरी कवायद का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये एक सरकारी पोर्टल है जो किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में, उनके स्थान के अनुसार और उनकी जो चुनी हुई कृषि पद्धतियां हैं उनके हिसाब से मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सलाह भेजता है। अच्छा। मॉडल्स ने जो पूर्वानुमान तैयार किए उन्हें एम किसान पोर्टल के जरिए बिल्कुल लक्षित किसानों तक पहुंचाया गया। तो इसका असली फायदा किसानों को कैसे मिल रहा है? क्या वो इसे समझ पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसानों को अब ज्यादा सटीक और समय पर मौसम की जानकारी मिल रही है, वो भी उनकी अपनी भाषा में, समझने में आसान तरीके से। इससे वो बुआई कब करें, सिंचाई कब करें या फसल की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएं, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय बेहतर ढंग से ले सकते हैं। ये उन्हें मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मदद है। और ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक तकनीक जैसे एआई का उपयोग सीधे तौर पर किसानों की आजीविका सुधारने और कृषि को क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए किया जा सकता है। अब अर्थव्यवस्था की एक खबर लेते हैं। हाल के महीनों में बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी जारी करने में काफी कमी देखी गई है। नतीजा ये है कि म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं अपना पैसा लगाने के लिए ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर जैसे दूसरे मुद्रा बाजार साधनों का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जमा प्रमाण पत्र या सीडी आखिर होते क्या हैं। जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडी कहते हैं, ये एक प्रकार का मुद्रा बाजार साधन है, मतलब अल्पकालिक लेन देन का एक उपकरण। इसे आरबीआई नियंत्रित करता है और आजकल ये डीमैटेरियलाइज्ड रूप में जारी होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बिना किसी कागजी सर्टिफिकेट के। मूल रूप से ये बैंक और जमाकर्ता के बीच एक समझौता है कि जमाकर्ता एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करेगा और बैंक उस पर ब्याज देगा। ये आमतौर पर छोटी अवधि के निवेश होते हैं, जैसे 1 से 3 साल। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो इसे दूसरे निवेश साधनों से अलग करती हैं? जैसे कौन इन्हें जारी कर सकता है, कौन निवेश कर सकता है, न्यूनतम राशि क्या है? सीरीज को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक्स, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRBs शामिल नहीं है। और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान AIFIs भी इन्हें जारी कर सकते हैं। सहकारी बैंक इन्हें जारी नहीं कर सकते। अच्छा, सहकारी बैंक नहीं? जी नहीं। इनमें व्यक्ति, कंपनियां, कॉरपोरेशंस, फंड्स वगैरह निवेश कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय NRI भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर। मतलब पैसा वापस बाहर नहीं ले जा सकते? बिल्कुल। न्यूनतम निवेश राशि 1 लाख रुपए या उसके गुणक में होती है। बैंकों द्वारा जारी सीडीज की मैच्योरिटी अवधि 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है, जबकि वित्तीय संस्थानों के लिए ये अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है। इन्हें या तो डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। डिस्काउंट पर मतलब फेस वैल्यू से कम कीमत पर बेचा जाता है और मैच्योरिटी पर पूरी फेस वैल्यू मिलती है, या फिर फ्लोटिंग ब्याज दर पर भी जारी किया जा सकता है। क्या इनमें निवेश करने पर कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं? जैसे क्या इन्हें समय से पहले बेच सकते हैं या इन पर लोन मिल सकता है? हाँ, कुछ और बातें हैं। सीडीज पर आमतौर पर बचत खातों से ज्यादा ब्याज मिलता है। डीमैट रूप में होने के कारण इन्हें मैच्योरिटी से पहले बेचा या ट्रांसफर किया जा सकता है। अच्छा, ये ट्रांसफरेबल है? जी, हालांकि इनमें कोई औपचारिक लॉक इन अवधि नहीं होती,
पर बैंक इन्हें मैच्योरिटी से पहले वापस नहीं खरीद सकते और इन्हें लोन लेने के लिए गारंटी मतलब कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोन नहीं मिलेगा इस पर? नहीं, बैंकों को सीडी के मूल्य के आधार पर एसएलआर और सीआरआर भी बनाए रखना होता है। इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। अब जो खबर है कि इनकी इशुएंस में गिरावट आई है, हाँ, स्रोत इसका कारण तो नहीं बताता, लेकिन ये मुद्रा बाजार में नकदी की स्थिति या ब्याज दरों के रुझान का संकेत हो सकता है। अर्थव्यवस्था से अब भू विरासत की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के एर्रा मट्टी डिब्बालू, एर्रा मट्टी डिब्बालू, हाँ, यानी लाल रेत की टीले, इन्हें हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये विशाखापट्टनम के पास तट पर हैं। ये किस तरह की जगह है और इसका क्या महत्व है? एर्रा मट्टी डिब्बालू वास्तव में एक बहुत ही अनोखी और दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना है। ये तट के किनारे लाल रंग के रेत के टीले हैं। इनका ये खास लाल रंग हजारों सालों में रेत में जो लोहा मौजूद है उसके ऑक्सीडेशन से बना है। अच्छा, ऑक्सीडेशन से। जी, इन्हें पहली बार 1886 में ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम किंग ने दर्ज किया था। इनका महत्व ये है कि ये हमें पृथ्वी के हाल के भूवैज्ञानिक इतिहास, खासकर लेट क्वाटरनरी युग यानी पिछले लगभग 2.5 मिलियन वर्ष के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें बैडलैंड स्थलाकृति दिखती है, मतलब पानी और हवा के कटाव से बनी ऊबड़ खागड़ नालियों वाली जमीन। ये टीले हमें बताते हैं कि उस दौर में जलवायु कैसी थी, समुद्र का स्तर कैसा था। ये एक तरह से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जीता जागता रिकॉर्ड है। क्या इनका कोई पुरातात्विक महत्व भी है? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ से ऊपरी पुरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड लगभग 20,000 ईसा पूर्व के पत्थर के औजार और कलाकृतियां मिली हैं। ये बताते हैं कि यहाँ उस जमाने में भी मानव बस्तियां थी। इन टीलों में पानी के बहाव से बने डेंड्राइटिक पैटर्न, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसे नाली पैटर्न और तलछट की परतें भी हैं, जो उस समय के पर्यावरण को समझने में मदद करती हैं। क्या दुनिया में ऐसी और भी जगह हैं और इसके संरक्षण की क्या स्थिति है? दुनिया में इस तरह के केवल 2 और जगहें ही ज्ञात हैं, एक श्रीलंका में और दूसरी तमिलनाडु में, जिसे थेरी सैंड्स कहते हैं। सिर्फ 2 और? तो ये तो बहुत खास हुई। जी हाँ, एर्रा मट्टी डिब्बालू बहुत खास है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने इसे 2016 में राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक घोषित किया था। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये नाजुक स्थल पर्यटन, निर्माण और फिल्मों की शूटिंग जैसी गतिविधियों से खतरे में है। ये तो चिंता की बात है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने से उम्मीद है कि इसके संरक्षण के प्रयास मजबूत होंगे और इसके वैज्ञानिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ये भूवैज्ञानिक विरासत और विकास के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण मामला भी है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। खबर है कि यहाँ चीतों को बसाने की तैयारी चल रही है और शायद जल्द ही एक मादा चीता लाई जा सकती है। ये अभयारण्य कहाँ स्थित है और इसकी क्या खासियतें हैं? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है, मंदसौर और नीमच जिलों में, बिल्कुल राजस्थान की सीमा पर। यह खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन इको रीजन का हिस्सा है। इसे 1974 में अभयारण्य घोषित किया गया था और इसका क्षेत्रफल लगभग 368 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा खासा बड़ा है। हाँ, चंबल नदी इसके बीच से बहती है और इसे 2 हिस्सों में बांटती है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी हैं, जैसे चौरासीगढ़ किला, चतुर्भुजनाथ मंदिर, हिंगलाजगढ़ किला वगैरह। यहाँ का प्राकृतिक परिवेश कैसा है? यानी कैसी वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं? यहाँ की भूमि पहाड़ी और पठारी है और इसमें गांधी सागर बांध का विशाल जलाशय भी शामिल है। वनस्पति मुख्य रूप से उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार की है। इसमें खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू, पलाश जैसे पेड़ मिलते हैं और जीवों में चिंकारा, नीलगाय,
तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सियार जैसे जानवर आम हैं। और चीतों को यहाँ लाने की योजना का क्या उद्देश्य है? कूनो के बाद अब गांधी सागर? जी, ये भारत का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता है उसी का अगला कदम है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उन्हें पहले कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। अब गांधी सागर को चीतों के लिए दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। दूसरा घर? हाँ, इसका उद्देश्य भारत में चीतों की एक और आबादी स्थापित करना है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके और वे अलग अलग ठिकानों पर सुरक्षित रहें। ये भारत में चीतों के ऐतिहासिक वितरण क्षेत्र को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। अगली खबर एक सरकारी योजना से संबंधित है, मिशन अमृत सरोवर। सरकार ने बताया है कि इस मिशन के तहत अब तक 68,000 से ज्यादा तालाब बनाए या पुनर्जीवित किए जा चुके हैं। ये मिशन कब शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य क्या है? मिशन अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में। इसका मुख्य लक्ष्य देश के हर जिले में, ध्यान दीजिएगा, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों यानी तालाबों का विकास या कायाकल्प करना है। हर जिले में 75? जी, ये मूल रूप से जल संरक्षण और भविष्य के लिए पानी बचाने पर केंद्रित है। इन अमृत सरोवरों की क्या खास बातें हैं? क्या ये सिर्फ पानी जमा करने के लिए हैं या कुछ और भी? नहीं, इनका उद्देश्य सिर्फ जल भंडारण तक सीमित नहीं है। हर सरोवर का क्षेत्रफल कम से कम 1 एकड़ रखने का लक्ष्य है और जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर। इनके चारों ओर नीम, पीपल, बरगद जैसे पारंपरिक और उपयोगी पेड़ लगाए जाएंगे। ये अच्छी बात है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका उपयोग आजीविका कमाने के साधन के रूप में भी किया जाएगा, जैसे सिंचाई के लिए, मछली पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़े की खेती वगैरह के लिए। साथ ही ये गांवों में लोगों के मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। तो ये मल्टीपर्पज है? बिल्कुल। इस मिशन को लागू कैसे किया जा रहा है? क्या इसके लिए अलग से बजट है? इसके कार्यान्वयन का तरीका काफी दिलचस्प है। सरोवर बनाने के जगहों का चयन विशेष ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जो इसकी निगरानी भी करती है। ये संपूर्ण सरकार यानी होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें कई मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे ग्रामीण विकास, जल शक्ति, संस्कृति, पंचायती राज, पर्यावरण। कई मंत्रालय एक साथ? जी, और इसके लिए कोई अलग से पैसा आवंटित नहीं किया गया है, बल्कि जो मौजूदा योजनाएं हैं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग के अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की उप योजनाएं। अच्छा, उन्हीं के फंड से? हाँ, उन्हीं के फंड्स को मिलाकर कन्वर्जेंस के जरिए ये काम किया जा रहा है। और इसकी प्रगति पर नजर कैसे रखी जाती है? टेक्नोलॉजी का कुछ इस्तेमाल है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी BISAGN तकनीकी भागीदार है। मिशन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए BISAG-N ने एक अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इस मिशन की खासियत यही है कि इसमें जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी यानी ग्राम सभा को केंद्रीय निगरानी और तकनीकी सहायता के साथ जोड़ा गया है। ये इसे जल संरक्षण का एक व्यापक और प्रभावी राष्ट्रव्यापी कयास बनाता है। अब एक और प्रजाति की बात करते हैं, ब्राउन ट्राउट मछली। खबर है कि कश्मीर का मत्स्य विभाग घाटी में गेम फिशिंग यानी शौकिया मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए इसे फिर से लाने मतलब रीस्टॉकिंग करने की योजना बना रहा है। ये ब्राउन ट्राउट क्या है? ब्राउन ट्राउट, जिसका वैज्ञानिक नाम साल्मोट्रूचा है, ये सैल्मन परिवार की एक मछली है। इसे दुनिया भर में गेम फिश के तौर पर बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसे पकड़ना एक चुनौती माना जाता है। इसीलिए इसे कई जगहों पर बाहर से ले जाकर बसाया गया है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। अपने मूल निवास स्थान से बाहर इसे दुनिया की सबसे हानिकारक आक्रामक प्रजातियों इन्वेजिव स्पीशीज में से एक माना जाता है। आक्रामक प्रजाति? ऐसा क्यों? और इसे किस तरह का वातावरण चाहिए होता है? आक्रामक इसलिए क्योंकि ये नई जगहों पर जाकर वहाँ की जो स्थानीय मछली प्रजातियां हैं उनके साथ भोजन और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करती है और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे ठंडा, साफ और ऑक्सीजन युक्त पानी चाहिए होता है। ये आमतौर पर 15 से 22 इंच लंबी और 1 से 5 पाउंड वजनी होती है। अच्छा।
इसका प्रजनन काल अक्टूबर-नवंबर में होता है और ये साफ पानी की धाराओं में पत्थरों के बीच रहना पसंद करती है। इसका मूल निवास स्थान कहाँ है और भारत में ये कैसे आई? ये मूल रूप से यूरोप, उत्तरी नॉर्वे से लेकर भूमध्य सागर तक और पश्चिमी एशिया, आइसलैंड से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक में पाई जाती है। भारत में इसे पहली बार अंग्रेजों ने 1900 के आसपास कश्मीर की ठंडी पानी वाली धाराओं में लाकर छोड़ा था, मुख्य रूप से खेल या मनोरंजन के लिए, मछली पकड़ने, एंगलिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो अब इसे फिर से लाने की योजना पर क्या सोचना चाहिए, खासकर जब इसे आक्रामक माना जाता है? इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? संरक्षण की दृष्टि से देखें तो IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में है, क्योंकि अपने मूल निवास में इसकी आबादी ठीक ठाक है। लेकिन कश्मीर में इसे फिर से स्टॉक करने की योजना एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हैं। एक तरफ तो पर्यटन और मनोरंजक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने का आर्थिक लक्ष्य है, हाँ, रोजगार वगैरह। जी, तो दूसरी तरफ एक आक्रामक प्रजाति को बढ़ावा देने से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर जो संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, उसका खतरा है। भले ही यह ऐतिहासिक रूप से यहाँ मौजूद रही हो, लेकिन इसके पारिस्थितिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, ताकि आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सही संतुलन बनाया जा सके। ये संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। और अंत में आज की चर्चा के लिए आखिरी विषय, एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास सियोम प्रहार। भारतीय सेना ने इसे हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। ये कहाँ हुआ और इसका मकसद क्या था? जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है, सियोम अरुणाचल प्रदेश की एक नदी का नाम है। तो ये अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के चुनौतीपूर्ण वाले इलाके में आयोजित किया गया था। ये भारतीय सेना का एक बड़ा फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास था, जिसका मुख्य उद्देश्य था आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को परखना और उसे सेना की कार्यप्रणाली में एकीकरण करना। अच्छा, ड्रोन तकनीक पर फोकस था। जी हाँ, ये अभ्यास बिल्कुल वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में किया गया और इसे मानव रहित हवाई प्रणालियों यानी UAS या ड्रोन्स को सेना के सामरिक और परिचालन योजनाओं में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अभ्यास में ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से किया गया? क्या-क्या काम लिए गए उनसे? अभ्यास के दौरान ड्रोन्स का उपयोग कई कामों के लिए किया गया, जैसे लगातार निगरानी रखना, युद्ध क्षेत्र की टोह लेना यानी रिकॉनेसेंस करना, दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना यानी टारगेट एक्विजिशन करना और यहाँ तक कि सटीक हमले करना। अभ्यास का मुख्य फोकस भविष्य के युद्ध क्षेत्रों के लिए नई रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं, जिसे TTBs कहते हैं, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, को विकसित करना और मान्य करना था। इसमें ड्रोन से मिली खुफिया जानकारी को तोपखाने और अन्य पारंपरिक हथियारों के साथ मिलाना, संयुक्त रूप से लक्ष्य साधने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना और तेजी से बदलते युद्ध के माहौल में फटाफट निर्णय लेना शामिल था। तो इस अभ्यास का व्यापक महत्व क्या है? ये भारतीय सेना की तैयारी के बारे में क्या बताता है? इसका महत्व ये है कि यह दिखाता है कि भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए कैसे तैयारी कर रही है। ऐसे युद्ध जिनमें टेक्नोलॉजी, खासकर ड्रोन जैसी उभरती तकनीकें, एक निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यह पारंपरिक युद्ध कौशल और नई तकनीकी क्षमताओं के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत को रेखांकित करता है। हाँ, ये तालमेल जरूरी है। जी, यह अभ्यास भारतीय सेना के आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को समझने और उसके अनुसार खुद को ढालने के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। संक्षेप में कहें तो यह भविष्य की चुनौतियों के लिए भारतीय सेना की तैयारी और आधुनिकीकरण पर उसके जोर का प्रतीक है। तो ये थे 15 सितंबर 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हमारा विश्लेषण, इसका भाग 1। इसमें हमने विज्ञान, रक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विरासत स्थल और सरकारी योजनाओं जैसे कई पहलुओं को छुआ। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है, चाहे वो NBRI का पादप अनुसंधान हो या स्टार मिसाइल से रक्षा में आत्मनिर्भरता, बैरावी सैरांग लाइन से पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी हो या AI से किसानों को मदद, बिल्कुल, CD जैसे आर्थिक साधन हो, एरामट्टी डिबालू का संरक्षण का मुद्दा हो, गांधी सागर में चीता पुनर्स्थापन की योजना हो, अमृत सरोवर से जल संरक्षण, ब्राउन ट्राउट प्रबंधन की दुविधा
या फिर सियोम प्रहार से भविष्य की युद्ध तैयारी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सभी अलग-अलग दिखने वाले घटनाक्रम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इन अंतर संबंधों को समझना और एक समग्र दृष्टिकोण रखना क्यों जरूरी है। बिल्कुल।